और इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां पर एक घर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग ने देखते ही देखते आसपास 3 और घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई और श्रीनगर के रानावाड़ी के कलवाल मोहल्ले में ये आग लगी है, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। दरअसल श्रीनगर में ज़्यादातर मकान यहाँ पर लकड़ी के बने होते हैं, तो काफ़ी लकड़ी का स्ट्रक्चर भी इसमें रहता है, जिस वजह से आग बहुत तेज़ी से फैलती है। ख़ासतौर पे जो सीलिंग होती है, यानी कि जो छत होती है यहाँ पर इमारतों की, वो लकड़ी से बनाई जाती है, जिसके चलते आग तेज़ी से फैली और आसपास के कुछ और मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। वही इस आग में कई लोग के फंसे होने की भी खबर है। एक दिव्यांग शख्स भी यहाँ अंदर फंसा हुआ है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से अंदर फंसे लोगों को रेस्क्यू किया और उन्हें बाहर निकाला। फिर आग पर भी काबू पाया गया। इस दौरान एक नागरिक और फायर ब्रिगेड के कई अधिकारी भी घायल हो गए हैं। फिलहाल आग पर अब काबू जो है पा लिया गया है और जितने लोग इस घर के अंदर फंसे हुए थे उन्हें भी बाहर निकाल लिया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीनगर की, जहां पर एक मकान में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दरअसल आग लगने के बाद आसपास की 1 से 2 इमारतों पर भी ये आग फैल गई, जिससे इसका दायरा ज़्यादा बढ़ गया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं श्रीनगर की, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आग छत पर लगी है और छत पर आग लगने के चलते तेज़ी से आग फैली, क्योंकि कश्मीर के अंदर ज़्यादातर जो मकान बनते हैं उसके छत में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और उसके ऊपर टीन का इस्तेमाल किया जाता है, और लकड़ी में आग लगने से आग तेज़ी से फैलती है। और यही वजह है कि आसपास के 2 से 3 मकान भी इसकी चपेट में आ गए। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इस घर के अंदर काफ़ी लोग फंसे हुए थे, जिसे एक एक कर बाहर निकाला गया। और सबसे खास बात ये रही कि दिव्यांग शख्स भी इस घर के अंदर फंसा था, जिसे रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला, उसका रेस्क्यू किया गया। और फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी हालांकि इस दौरान घायल हुए। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया और जितने लोग यहाँ फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू भी कर लिया गया है। अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद यूपी पुलिस भी अलर्ट हो गई है। तो वहीं पुलिस और फायर डिपार्टमेंट अब होटल, मॉल, रिहायशी इमारतों में भी अभियान चलाकर चेकिंग कर रही है। फायर डिपार्टमेंट सेफ्टी के सभी पॉइंट को चेक कर रहा है, तो वहीं होटल के कमरों के फायर अलार्म भी चेक किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज एक अहम बैठक भी होने जा रही है। फ्लोरिस्टे होटल में आग लगने के बाद सीएम रेखा गुप्ता भी एक्शन में। आज शाम को 4 बजे हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें पुलिस, डीडीए, एमसीडी के सीनियर अधिकारी शामिल होंगे। और बैठक में सीएम रेखा गुप्ता खुद मौजूद रहेंगी और वो इस पूरे मामले को बहुत ही सख्ती से देख रही हैं। और शायद जैसा माना जा रहा है कि डीडीए, पुलिस और साथ ही एमसीडी, इन सभी एजेंसियों से ये कहा जाएगा कि दिल्ली के अंदर इस तरह के कितनी इमारतें हैं जो लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं, जो लोगों के लिए भट्टी बन सकते हैं, जिसमें लोगों की मौत हो सकती है। क्योंकि इन इमारतों के अंदर एक बार आप जाते हैं और आग लगती है तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। तो ऐसे मकानों को चिन्हित किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन हो और आने वाले वक्त में इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए भी कदम उठाए जाए। यही वहाँ माना जा रहा है कि आज 4 बजे अहम मीटिंग बुलाई जा रही है और इस मीटिंग में सुझाव भी लिए जाएंगे और साथ ही साथ सुझाव भी दिए जाएंगे, ताकि दिल्ली के अंदर मौजूद ऐसे इमारतों को सबसे पहले पहचाना जाएगा। दूसरा काम होगा कि ऐसे इमारतों को सुरक्षित कैसे बनाया जाए, उसके लिए कदम उठाया जाएगा। क्योंकि दिल्ली के मालवीय नगर हौजरानी इलाके में जिस तरह से इस फ्लोरिस्टे होटल में आग लगी और यहाँ पर आने जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता था, फायर सेफ्टी के कोई नियम यहाँ पर नहीं माने गए थे, जिसके चलते 21 लोगों की जान चली गई थी। तंदूर बना होटल फ्लोरिस्टे, 21 जिंदगियां राख। दिल्ली के होटल में मौत के कितने बेसमेंट। दिल्ली में कहां-कहां चल रहे मौत के होटल। दिल्ली के फ्लोरिस्टे होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब दिल्ली सरकार जागी है।
सीएम रेखा गुप्ता ने आज शाम 4 बजे एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। बैठक में दिल्ली सरकार के सीनियर अफसर, एमसीडी, एनडीएमसी, जल बोर्ड, फायर सर्विस और डीडीए के अफसरों को बुलाया गया है। सूत्रों की माने तो सरकार इस मीटिंग में कई सख्त फैसले ले सकती है। इस बीच फ्लोरिश होटल में लगी आग की जांच तेज हो गई है। साउथ दिल्ली के डीसी का कहना है कि इमारत अवैध नहीं थी, लेकिन बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी B&B का लाइसेंस किन शर्तों पर दिया गया, इसकी जांच की जानी चाहिए। बिल्डिंग के ऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट एन अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर। रही बात फायर एनओसी की, तो ये हमारी जानकारी में नहीं था कि इसने कभी फायर एनओसी के लिए अप्लाई किया है कि नहीं किया है। अगर फायर डिपार्टमेंट हमें लिख के देता कि ये फायर डिपार्टमेंट के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है, इसको एनओसी नहीं मिलना चाहिए, इनको ये कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, तो हम लोग उसमें मदद करते सील करने। एक स्नैक्स एंड टी का लाइसेंस दिया हुआ है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। तो स्नैक्स एंड टी का लाइसेंस जो है, उनको यही देखना था कि स्नैक्स एंड टी का लाइसेंस अगर दिया है तो वो उसके हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 6 कमरे का लाइसेंस दिया हुआ है उसको यूज करने के लिए, तो मेरे ख्याल से 6 के जगह पर अगर ज्यादा यूज हो रहा है तो या तो लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए था या इंश्योर करना चाहिए था कि किसको करना चाहिए था सर? जो भी एजेंसी दे रही है, जो भी एजेंसी लाइसेंस दे रहा है, एमसीडी ने लाइसेंस नहीं दिया है। दिल्ली में बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस दिल्ली पर्यटन विभाग देता है, लेकिन ये लाइसेंस एमसीडी की क्लियरेंस के बाद ही मिलता है। एमसीडी भले ही पूरे मामले में पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन सवाल एमसीडी के सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन पूरे मामले पर खामोश है। एसडीएम कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, वो सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लोकल लोगों ने कहा कि उन्होंने डीएम एसडीएम ऑफिस को चिट्ठी लिखी थी, बकायदा ये कहा गया था कि हम यहाँ पे लीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सर आपकी जानकारी में नहीं था? सर क्या आपकी जानकारी में नहीं था? मैम सर अभी आप तो सवालों से बच रहे हैं। मैम ये आई एम नॉट ऑथराइज्ड। आप डीएम सर से मिले, वहां से मुझसे बात। सर डीएम सर बात कर रहे हैं। सर आप कल मौके पे गए, सर आपने कल मौके पे क्या देखा? सर एसडीएम डीडीए कैपेसिटी में वहाँ था मैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन लीड कर लेके था ऊपर में। ठीक है मैम, वो मैंने क्या आप लोगों को लोकल लोगों की तरफ से आपको एक कंप्लेन, आपने इससे पहले सर ये इतना बड़ा करप्शन चल रहा था सर, क्या आपके नॉलेज में नहीं था? तो ये थे एसडीएम साहब जो फिलहाल ये कह रहे हैं कि वो ऑथराइज नहीं है मीडिया से बात करने के लिए। अधिकारी भले ही सवालों से भाग रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर फ्लोरिश होटल में कमर्शियल एक्टिविटी की परमिशन किसने दी? होटल फायर एनओसी के बिना कैसे चल रहा था? बिल्डिंग में सेफ्टी रूल्स की जांच क्यों नहीं की गई? B&B के लाइसेंस पर होटल कैसे चल रहा था? एमसीडी और लोकल पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर निर्माण हो रहे हैं। अफसर पैसे लेकर अवैध निर्माण की खुली छूट दे रहे हैं। उनकी नजरों में ही हुआ है मैम, किसी ने कोई वैसे तो बनाया नहीं है। प्रशासन अनुमति देते हैं या पैसे वैसे जो से भी लेके अपना काम करवा लेती है। एमसीडी को भी पता होता है ये सारा, पुलिस को भी पता रहता है, सभी करते हैं मैम। तो यहाँ पर कभी कोई निगम के अधिकारी कोई रोकता नहीं? मैम आते हैं निगम अधिकारी वगैरह आते हैं, पर वो अपना वापस चले जाते हैं। जैसे भी बात होती है उनकी वो करके चले जाते हैं उनसे। वो बात क्या होती है? मैम सेटिंग हो जाती है, वही सेटिंग ही हो जाती है। जब भी पैसा से बन गया है, पैसा दो सब कुछ बनता है। आप खुद बताओ, और क्या? पैसा होगा तो सब कुछ काम होंगे, पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अब उनके पास पैसा था, बना लिया। 6 रूम की परमिशन लेके 26 रूम बना रखे हैं उन्होंने। मतलब एमसीडी वाले भी आते हैं, पर वो देखते हैं, रोक टोक करते हैं, पर आई थिंक वो पैसे भर के सारा काम हो जाता है। यही सब होता है यहाँ पे, मतलब बनते भी है ना घर, तो पैसे भर देते हैं, वो सब चीज हैंडल हो जाता है। फ्लोर 1 लाख रुपए, एक फ्लोर लगेगा 1 लाख रुपए कम जगह। ज्यादा लेता है वो, बहुत पैसा लेता है। फ्लोरिश स्टे होटल के मालिक लवकेश बजाज ने भी इसी भ्रष्ट सिस्टम की मदद से 6 कमरों के परमिशन वाले होटल में 26 कमरे बना लिए। लवकेश बजाज इस वक्त 4 दिन की पुलिस रिमांड पर है। दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। शुरुआती पूछताछ में लवकेश ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस के माने तो आग लगने के दौरान बजाज अपनी कार से जलती हुई इमारत के पास से गुजरा था, लेकिन लोगों की मदद करने के बजाय वो वहां से भाग गया। घटना के बाद उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छिपता रहा।
दिल्ली पुलिस लवकेश बजाज से भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो किसकी मदद से नियमों को ताक पर रखकर होटल चला रहा था। दूसरी तरफ जिला मजिस्ट्रेट की टीम आज से मालवीय नगर में सीलिंग अभियान शुरू करेगी। बताया जा रहा है कि एक्शन के डर से होटल मालिकों ने अपने होटलों को खाली कराकर बंद कर दिया है। इलाके के होटलों के होर्डिंग्स को हटा दिया गया है। फ्लोरिस्ट होटल में आग लगने के बाद अब मालवीय नगर इलाके के ज्यादातर होटलों में ताले लटक रहे हैं। मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जिनको बंद कर दिया गया है और डर की वजह से इनके मालिकों ने यहां ताला लगा दिया है। ऐसा एक होटल फ्लोरिश इन है जो बंद पड़ा था, अभी अभी इसका ताला खोला गया है और ताला खोलने की वजह यह है कि यहाँ पर जो सामान है उस सामान को निकाला जा रहा है। लेकिन अब जब हम इस होटल में आ गए हैं तो सबसे पहले इसका ये एंट्री पॉइंट देख लीजिए। ये छोटा सा एंट्री पॉइंट है, छोटा सा एरिया है। यहाँ एक छोटी सी डेस्क है, यानी कि छोटा सा जो रिसेप्शन टाइप्स है वो यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ आपको डेस्क नजर आ जाएगी। इसके अलावा एक लिफ्ट है यहाँ और ये लिफ्ट भी छोटी सी है। और इसके बाद अब ऊपर की तरफ जो सीढ़ियां जा रही हैं उस पर चलते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि जो फ्लोरिश इन होटल है वहां देखिए सीढ़ियां एक तरफा ही जाने के लिए ये सीढ़ियां हैं, यानी कि जो बार बार एक बड़ी खामी नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि एक ही एंट्री पॉइंट यहाँ पर है, एक ही एग्जिट पॉइंट यहाँ पर है, यानी जिस दरवाजे से आपने एंट्री ली है उसी दरवाजे से आपको एग्जिट करना होगा। अब इन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ अगर हम चलें तो ये सीढ़ियां ऊपर भी जाती हैं और यही सीढ़ियां नीचे आती हैं, यानी कि यहां से ही आपको निकलना होगा बाहर। तो इस तरीके से इन फ्लोरिश इन होटल के हालात हैं और ऐसे समझिए कि अब इन होटल्स को बंद किया जा रहा है। अभी ये खुला है तो हम अंदर घुसे, हमने आपको रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब यहाँ पर ताला लगाया जा रहा है। और दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद यूपी पुलिस भी अब अलर्ट हो गई है। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट अब होटल, मॉल, रिहायशी इमारतों के अभियान चलाकर यहां पर चेकिंग कर रही है। फायर डिपार्टमेंट सेफ्टी के सभी पॉइंट को चेक कर रहा है। होटल के कमरों के फायर अलार्म चेक किए जा रहे हैं, साथ ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देखे जा रहे हैं। इसके अलावा ड्रिल भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में ड्राइव चल रही है। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के लोग होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में जाके देख रहे हैं कि फायर अगर किसी वजह से आग लग जाती है, हादसा हो जाता है तो उसको बुझाने का, उसको कंट्रोल करने के इंतज़ाम है कि नहीं। इस समय हम लखनऊ के गोमती नगर इलाके में है। यहाँ ये मैरिट होटल है और यहाँ भी पुलिस आई है, ये देख रही है कि यहाँ पर इंतज़ाम पूरे हैं कि नहीं। अब इसमें देखा है इन्होंने कि ये जो सिलेंडर है इसकी एक्सपायरी डेट देखी है, इसके अलावा इसका लेवल देखा है और यहाँ जो ये पूरा इनका पंप हाउस है, यहाँ से पानी की सप्लाई होती है, इसको ये चेक कर रही है। पुलिस की टीम समझने की कोशिश कर रही है कि किस तरह के यहाँ पर इंतज़ाम हैं। जैसे ही स्प्रिंकलर फटेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे। और इधर आप देखेंगे तो मैम इधर स्प्रिंकलर अलार्म लगे हैं। हमारे सिस्टम में ये भी है कि अगर हमारा वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो भी हमें अलार्म आता है कि मतलब इस एरिया में आपका वाटर का मूवमेंट हो रहा है। तो हमें आइडिया लग जाता है कि इस एरिया में हमारा वाटर मूवमेंट है, इसमें कि स्प्रिंकलर फ्लश्ड है। ये जो आप लोग ये पूरी ड्राइव चल रही है, किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से चेक कर रहे हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं? जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुए हैं, आदरणीय सीपी सर और डीसीपी मैम हमारी, उनके भी निर्देश हुए हैं कि हम होटल्स की चेकिंग करें। तो हमारे साथ फायर सर्विस भी है और हम इस चीज़ को इंश्योर करवा रहे हैं कि जो फायर सेफ्टी का पूरा अरेंजमेंट लगा हुआ है, जो भी कॉर्पोरेट जगह हैं, होटल्स हैं, वहाँ पर वो सिस्टम सुचारू रूप से काम कर रहा हो। जो हमारी फायर सर्विस की टीम है वो रूटीनली भी चेकिंग करती रहती है, बट एक ये विशेष अभियान के रूप में हम लोग वापस से सब चीज़ चेक कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम भी, चूँकि मेरे एरिया में है, तो हम इस व्यवस्था को पूरा देख रहे हैं कि हर तरह से ये किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में रिस्पॉन्सिव रहेगी कि नहीं रहेगी। अब अगर कोई हादसा हो जाता है तो होटल में पानी की व्यवस्था ठीक है कि नहीं, कितना फ्लो है, ये सब यहाँ पर चेक किया जा रहा है। पानी ऑन किया गया है उसकी मशीन और देखा जा रहा है कि पानी कितनी ऊंचाई तक जा रहा है। आपसे अगर जाना चाहिए पानी वैसे क्या होना चाहिए, कितना ऊपर जाना चाहिए? देखिए, जो अभी हमारा फायर सर्विस है उनका कहना है कि 30 मीटर तक जाना चाहिए। ठीक है जी। हर फ्लोर पे एक ये लैंडिंग वाल की व्यवस्था है। ये तो हमारी फिर इसका सिर्फ प्रेशर 3 kg प्रेशर है, उससे कहीं अधिक है। फिलहाल हम ऊपर भी छत पे भी चला के देखेंगे तो वहाँ भी चल जाएगा। तो इसका प्रेशर मेंटेन सही है। जैसे हमने अचानक ही देखा ना चलवा के, मैं भी पहली बार ही आया हूँ इस क्षेत्र में और आपके सामने ही चलवाया था। ये प्रेशर 3 kg? हाँ ठीक है, ठीक है।
और क्योंकि हर फ्लोर पे इसकी व्यवस्था, ये पाइपलाइन ऊपर से आई होती है और उस पर लैंडिंग वाल हाइडेंट बोलते हैं उसको, वो हर जगह है। क्या दिल्ली में कितना बुरा हादसा हुआ, उसके बाद कुछ और आप लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, कुछ ऐसे मेजर्स कि ऐसा हादसा ना हो? प्रिकॉशंस तो हम तो एज अ जो गवर्नमेंट के निर्धारित नॉर्म्स हैं उनको हमेशा ही फॉलो करते हुए चलते हैं, बट अक्सर जब भी ऐसा कोई हादसा होता है दैट्स अ टाइम जहाँ पर अपने आप को फिर से अपनी अरेंजमेंट्स को रीचेक कर। जैसे मैंने कहा कि हम तो रेगुलरली ड्रिल्स करा रहे हैं और गवर्नमेंट ने जितनी भी गाइडलाइंस ले कर रखी है उसको 100% फॉलो करके चलते हैं। डिपार्टमेंट के साथ रेगुलरली ड्रिल्स होती हैं, फायर डिपार्टमेंट के साथ, जहाँ पे और सारे स्टाफ की ट्रेनिंग वगैरह कराई जाती है कि कुछ अगर ऐसे इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, और ऐसे का देयर आर सेवरल स्टेप्स एंश्योर टू कंप्लायंस विद एवरीवन, वही एक ऑब्जेक्टिव होता है। और ये हादसों से ही नहीं, उससे पहले से ही प्रिपेयर्ड रह के चलना चाहिए। आप जैसा बता रहे हैं ड्राइव चलती है और अभी भी पिछले 1.5 महीने पहले फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने ड्राइव चलाई थी लखनऊ में। करीब 147 होटल्स को अनसेफ माना था, जहां पर फायर सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, वो नहीं था, एग्जिट पॉइंट सही नहीं थे। उन सबको नोटिस दिया गया है। अब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो पुलिस फिर हरकत में आई है और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अगर जिन होटल्स में इंतज़ाम नहीं होंगे उनके इंतज़ाम ठीक ज़रूर कराए जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई आर्थिक ताकत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। पुतिन ने भारत की विदेश नीति का भी खुलकर समर्थन किया। भारत और रूस के रिश्तों को लेकर अमेरिका की तरफ से बनाए जा रहे दबाव पर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी पर दबाव बनाना नुकसानदेह होगा। पुतिन ने कहा कि भारत रूस का भरोसेमंद साथी है और द्विपक्षीय संबंधों को कोई बाहरी दबाव प्रभावित नहीं कर सकता। सेंट पीटर्सबर्ग में गुरुवार को दुनिया की बड़ी समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक में पुतिन ने ये सारी बातें कही। Благодаря трудолюбию и таланту индийского народа добилась существенных и значимых результатов в своем развитии. Все хорошо знаем, вот все здесь собравшиеся точно знают наверняка, что Индия среди крупных экономик мира демонстрирует на сегодняшний день самые высокие темпы экономического роста. Это не падает с неба. Это все результат конкретной работы, прежде всего правительства под руководством премьер-министра Моди. Потому что вопросом оказывать давление на Индию, в частности, по некоторым вопросам сотрудничества с Россией. Но мне кажется, все уже давно поняли, что давить на премьер-министра Моди, который возглавляет государство с 1,5-миллиардным населением, бесполезно. Более того, это вредит международным отношениям и двухсторонним отношениям, с какой бы стороны это давление не исходило. Вот мы не видим никаких негативных последствий. Мне представляется, что мы сможем договориться со всеми участниками этого процесса. И на сегодняшний день никаких серьезных последствий такого состояния дел мы не наблюдаем. Мы развиваем отношения с Индией, будем развивать и считаем Индию надежным партнером. और बड़ी खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां पर क्रेन गिरने से हुए हादसे में अब तक 3 मजदूरों की जान चली गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि जेवर एक्सप्रेस वे पर चल रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य के दौरान एक क्रेन गिर गया, जिसके बीच उसके नीचे मजदूर दब गया और ये क्रेन फ्लाईओवर निर्माण कार्य में जुटा हुआ था और गार्डर उठाने के दौरान अचानक ही ये अनियंत्रित होकर गिर गया। वहीं जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त 7 मजदूर मौके पर मौजूद थे, जिनमें से 4 मजदूर क्रेन के नीचे दब गए, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस और स्थानीय लोग पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन करके इसके नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। जानकारी के मुताबिक तेज बारिश की वजह से और हवा की वजह से साइट पर काफी ज्यादा कीचड़ बन गया था और इस कीचड़ में क्रेन का संतुलन बिगड़ गया, जिसके चलते ये संतुलन बिगड़ने के बाद नीचे गिर गया और इसकी चपेट में आने से यहां पर 3 मजदूरों की मौत हो गई है। जो सूचना मिली कि फरीदाबाद में हाईवे पे यहाँ एक हादसा हो गया है, जैसे सूचना मिलते ही हमारी एसडीआरएफ की टीम मूव किया वहाँ से और हमारी टीम यहाँ पहुंची। देखा कि यहाँ पे ये रिले जो गिरी हुई है, एक कंटेनर जो इसके नीचे दबा हुआ था, उसमें 4 विक्टिम बताए गए थे, जिसमें से 4 में से एक विक्टिम के घायल था, काफी चोट थी कंधे में, उसको हमने
रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। उसके बाद 3 विक्टिम जो डेड बॉडी थी उनकी डेड बॉडी निकाल के एम्बुलेंस में हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया सर। उसके बाद अभी जो कंटेनर है वो भी क्लियर हो चुका है। अभी कोई और बंदा के मतलब एसडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ओके? बिल्कुल सर। अभी जो यहाँ काम कर रखे थे वर्कर, उनकी जो कंपनी ने हमें जो बताया था कि इसमें 4 ही विक्टिम थे और चारों हो गए। उसके बाद ये कंटेनर तोड़ने के बाद क्लियर हो गया। अभी कोई भी विक्टिम यहाँ पे नहीं फंसा हुआ। बड़ी खबर पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर थाना क्षेत्र से, जहां एक वसुंधरा एन्क्लेव के सत्यम अपार्टमेंट में महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 49 वर्षीय देवोस्मिता पॉल के रूप में हुई है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित शिवाजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करती थी। पुलिस के मुताबिक गुरुवार दोपहर करीब 2:35 पर न्यू अशोकनगर थाने में एक पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें एक महिला ने अपनी बहन की हत्या होने और शव फ्लैट के अंदर पड़े होने की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मृतक की बहन ने पुलिस को बताया कि देवोस्मिता पॉल वसुंधरा एन्क्लेव स्थित फ्लैट में अकेली रहती थी। सुबह से फ्लैट बाहर से बंद था और फोन कॉल का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अनहोनी की आशंका को लेकर उन्होंने फ्लैट का ताला तोड़वाया तो अंदर उनकी बहन देवोस्मिता पॉल की मृत्यु के बारे में उन्हें पता लगा। आरोपी के पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई सारी टीमें बनाई हैं और यह पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार वो कौन शख्स है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। मृतक की पहचान 49 वर्षीय देवोस्मिता पॉल के रूप में हुई है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर बताई जा रही हैं। दिल्ली के पॉश इलाका वसुंधरा एन्क्लेव में एक महिला की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। सत्यम एन्क्लेव में रहने वाली 49 वर्ष की देवोस्मिता पॉल नाम की महिला की हत्या कर दी गई है। महिला शिवाजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थी और पुलिस को गुरुवार की दोपहर 2:35 पर सूचना मिली थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर का ताला बाहर से बंद था। बाहर से ताला तोड़ने के बाद जब पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो महिला के सिर पर चोट के निशान थे। चूंकि महिला की बहन भी इसी अपार्टमेंट में रहती थी और जब उसकी बहन से संपर्क नहीं हो पा रहा था तब वो पहुंची है, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, पूरी घटना की छानबीन की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हाई सिक्योरिटी जोन के इस अपार्टमेंट में महिला की हत्या हो जाती है और जो कातिल है बहुत ही आसानी से फरार भी हो जाता है। चूंकि आप देख सकते हैं कि ये सोसाइटी का गेट है और इसी सोसाइटी के गेट से एक एक व्यक्ति के जाने वाले लोगों की एंट्री की जाती है, उनकी पहचान की जाती है और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। यही नहीं, अपार्टमेंट के हर फ्लोर पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बावजूद जो कातिल है वो घर में जाता है और महिला की हत्या करता है। हत्या करने के बाद बाहर से फ्लैट को लॉक करता है और उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कल महिला की हत्या की गई थी, लेकिन उसकी जानकारी आज पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है और जो कातिल है उसकी तलाश में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन अनुज शर्मा के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली। और अब बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां एक और हादसा हुआ है। लोधी होटल के पास देर रात खुदाई का काम चल रहा था और इस दौरान एक दीवार गिर गई, जिसमें काम कर रहे 3 मजदूर मलबे में दब गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे में एक मजदूर की मौत होने की भी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड का आरोपी और 1 लाख रुपए के इनामी कमलेश चौधरी एनकाउंटर मामले को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा है। पोस्टमार्टम के बाद कमलेश चौधरी का शव जब उसके परिजनों को सौंपा जा रहा था तो मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और हंगामा करने लगे। 300 से ज्यादा लोगों ने कमलेश चौधरी के शव को रेलवे क्रॉसिंग के पास रखकर चक्का जाम कर दिया। जब पुलिस लोगों को समझाने पहुंची तो गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव में कई पुलिस वाले भी घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस उपद्रवियों की तलाश में जुटी है। भीड़ ईंट और पत्थर की बारिश कर रही है। निशाने पर पुलिस वाले हैं और पुलिस वाले जान बचाकर भाग रहे हैं। ईंट और पत्थर की ऐसी बारिश हो रही है कि हथियार होने के बावजूद पुलिस वालों को भागने पर मजबूर होना पड़ा है। यूपी के गाजीपुर में होटल कारोबारी विनीत राय की हत्या के आरोपी कमलेश बिंद के एनकाउंटर के बाद गुरुवार को बड़ा बवाल हो गया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
1 लाख की इनामी कमलेश चौधरी का पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जा रहा था, तभी कुछ शरारती तत्वों ने शव को रोका और पुलिस वालों पर पथराव कर दिया। भीड़ में शामिल उपद्रवी पुलिस वालों पर पथराव कर रहे थे तो कुछ महिलाएं महिला पुलिस कर्मियों से उलझ रही थी। करीब 5 मिनट तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके हालात पर काबू पा लिया। अब पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने भी ये उपद्रव किया है उनका इलाज अच्छे से किया जाएगा। आज उसका पोस्टमार्टम के उपरांत जब उसका शव जा रहा था तो कुछ शरारती तत्वों के द्वारा शव को रोका गया एवं वहां पर पथराव भी किया गया और इसमें 4-5 मिनट तक ये समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसको तत्काल पुलिस बल पर्याप्त था, उसको कंट्रोल में किया गया। इसमें चिन्हित किए जा रहे हैं लोग सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के माध्यम से। बहुत ही कठोर कार्रवाई इन उपद्रवियों के विरुद्ध की जाएगी। अपराधियों का संरक्षण करने वाले, अपराधियों को प्रश्रय देने वाले, ये सभी लोग सावधान रहें। बढ़िया इलाज प्रत्येक व्यक्ति का किया जाएगा। होटल कारोबारी विनीत राय की हत्या के बाद से ही पुलिस आरोपी कमलेश बिंद की तलाश में थी। बुधवार को पुलिस ने जब कमलेश को घेरा तो उसने पुलिस वालों पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में कमलेश पुलिस की गोली से घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एनकाउंटर के दौरान एक पुलिस वाले को भी गोली लगी है, उसका इलाज चल रहा है। गुरुवार को हुए पथराव में सीओसीटी समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। हालांकि उपद्रव के बाद अब फुल्लनपुर में हालात सामान्य हैं, लेकिन एहतियातन पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पटना के खान कोचिंग सेंटर पर हुए फायरिंग मामले में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। मामले में अब खान सर से पूछताछ हो रही है। उनके 2 गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस नए सिरे से जांच में जुट गई है। दरअसल घटना को लेकर एक नया सीसीटीवी सामने आया था। ये सीसीटीवी ज्ञान बिंदु कोचिंग की ओर से जारी किया गया, जिसमें खान सर के बॉडीगार्ड्स खुलेआम फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। जबकि घटना के बाद खान सर का कहना था कि पास ही ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के मालिक ने उनके कोचिंग सेंटर में फायरिंग करवाई है और उन्होंने अपनी आंखों से ये देखा है। ऐसे में अब नया सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस ने नई एफआईआर दर्ज कर ली है। दूसरी ओर ज्ञान बिंदु कोचिंग के छात्र काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि रोशन आनंद को तुरंत छोड़ा जाए, क्योंकि उन्हें फंसाया गया है, जिसे लेकर आज छात्र फिर से प्रदर्शन करेंगे। क्या फायरिंग मामले में खान सर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? खान सर के गार्ड्स गिरफ्तार, क्या खान सर पर भी लटक रही तलवार? छात्रों की भीड़ सड़कों पर आई, क्या रोशन आनंद की होगी रिहाई? ये वो वीडियो है जिसने खान सर के दावों की पोल खोल कर रख दी है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब पटना में कोचिंग वॉर की पूरी कहानी पलट गई है। खान सर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ज्ञान बिंदु कोचिंग के छात्र रोशन आनंद की रिहाई की मांग पर अड़ गए हैं और अब पुलिस खान सर से पूछताछ कर रही है। मामले की जांच नए सिरे से की जा रही है और खान सर के ही 2 गार्ड्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वीडियो में खान सर के ही 2 बॉडीगार्ड्स फायरिंग करते दिख रहे हैं, जबकि जिस रात फायरिंग हुई थी उसी के थोड़ी देर बाद फैजल खान उर्फ खान सर ने आरोप लगाया था कि कोचिंग सेंटर पर 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है और वो उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। खान सर ने कहा था कि यह हमला ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के मालिक ने करवाया है, लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि गोली चलाने वाले ज्ञान बिंदु कोचिंग के नहीं बल्कि खान सर के बॉडीगार्ड थे। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए,
और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है, पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है, यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो वो हमें होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मेन उस बच्चे को बचाने के लिए जो गांव था रात की होटल में, और चूंकि 10 बज गया था उस समय ज्यादातर लोग की ड्यूटी ऑफ हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने भी एक प्रेस रिलीज जारी कर फायरिंग की बात से इनकार कर दिया था, लेकिन अब इस वीडियो के आने के बाद खान सर और पुलिस के दावों की पोल खुल गई है। ये वीडियो ज्ञान बिंदु कोचिंग की ओर से जारी किया गया है, जिसके बाद पटना पुलिस भी तुरंत एक्टिव हो गई। पुलिस खान सर के कोचिंग सेंटर पहुंची, वीडियो में फायरिंग करते दिख रहे दोनों गार्ड्स को कदम कुआं थाने लेकर गई और 3 घंटे की पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों के हथियार भी जब्त किए हैं और नई FIR दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, पुलिस ने खान सर से भी कोचिंग के अंदर पूछताछ की, क्योंकि मामले में गिरफ्तार ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद ने जेल जाते वक्त ही खान सर पर उन्हें फंसाने के गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि उनके कोचिंग को खत्म करने की साजिश रची गई है। पुलिस में जो बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होगी। दरअसल मामला 2 कोचिंग सेंटर के बीच वर्चस्व की जंग का है। एक तरफ खान सर की कोचिंग ग्लोबल स्टडीज है तो दूसरी ओर ज्ञान बिंदु कोचिंग। दोनों कोचिंग खुद के रिजल्ट और कम फीस की वजह से ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को कोचिंग में लाना चाहते हैं और 2 जून को ये विवाद तब बढ़ा जब ज्ञान बिंदु कोचिंग के बोर्ड के ऊपर खान सर की कोचिंग का पोस्टर लगा दिया गया। पोस्टर में खान सर की कोचिंग की तरफ से बिहार पुलिस में 12,000 चयनित छात्रों के सम्मान समारोह की बात लिखी गई थी। इसी पोस्टर को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ और तनाव बढ़ गया। फिर रात में मारपीट और तोड़फोड़ हुई और दोनों पक्षों ने तोड़फोड़ का आरोप लगाया। मामले में अब ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर की रिहाई के लिए छात्र सड़क पर उतर आए हैं। गुरुवार को 5,000 से ज्यादा छात्रों ने कोचिंग से लेकर कारगिल चौक तक मार्च निकाला। रोशन आनंद की रिहाई की मांग की और आरोप लगाया कि साजिश के तहत रोशन सर को फंसाया गया है। वो गलत है, वो खुद उनके ही कोई स्टाफ फायरिंग किए, हमारे सर का उसमें कोई लेना देना नहीं, कोई हाथ नहीं है। जिसमें वो फायर किया गया है रोशन सर का इसमें कोई हाथ नहीं, वो खान सर का ही फायर लोगों ने किया है। उनका जो स्टाफ है उनका खुद उनका स्टाफ ही फायर किया है। रोशन सर को छुड़ा दीजिए बस, कुछ भी करके, क्योंकि उनसे सारा बच्चे का भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर उनको कुछ भी होता है तो फिर हमारे भविष्य पे खतरा हो जाएगा। रोशन आनंद की गिरफ्तारी को लेकर छात्र काफी गुस्से में हैं। आज भी छात्र आंदोलन करेंगे। तो दूसरी ओर मामले पर सियासत जोरों पर है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अपील की है कि शिक्षा के क्षेत्र को अखाड़ा नहीं बनाया जाए। कुछ लोग खान सर और रोशन आनंद को लड़ाना चाहते हैं, उनके बीच नफरत पैदा करना चाहते हैं। इस विवाद को रोकना चाहिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, इस विवाद को रोकिए। मैं खान सर और रोशन सर दोनों मेरे दिल के टुकड़े हैं, दोनों भाइयों से कहूंगा प्लीज किसी से भी कोई भूल हुई हो मैं क्षमा मांगता हूं, पैर पकड़ता हूं, विवाद रोक दीजिए, बड़ा दिल दिखाइए। खान सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बड़ा दिल दिखाइए, प्लीज बड़ा दिल दिखाइए। और मैं रोशन सर से भी आग्रह करूंगा, प्रतिक्रिया में कोई ताकत नहीं होती।
टीएमसी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास के भाई स्वरूप बिस्वास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यू अलीपुर पुलिस ने स्वरूप बिस्वास को जबरन वसूली और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। स्वरूप बिस्वास को टॉलीवुड इंडस्ट्री के कंट्रोलर के तौर पर जाना जाता है। बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के क्रू में स्वरूप के खिलाफ लंबे समय से नाराजगी थी। आरोप है कि जो भी कलाकार या टेक्नीशियन टीएमसी समर्थक नहीं होते थे उन्हें काम नहीं मिलता था और स्वरूप काम दिलाने के नाम पर जबरन वसूली करते थे। इसके बाद अब स्वरूप को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पश्चिम बंगाल विधानसभा में स्पीकर को फर्जी साइन वाली चिट्ठी के मामले में सीआईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है और इसी मामले में सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायक फिराद हकीम के आवास पर पहुंची है। फिराद हकीम का घर कोलकाता के चितला में है और सीआईडी की टीम ने उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस भी दिया है। इस मामले में सीआईडी अभिषेक बनर्जी को भी तलब कर चुकी है। एक बार तो अभिषेक हाजिर नहीं हुए हैं, लेकिन अब उन्हें 8 जून को सीआईडी के सामने पेश होना है। वहीं साउथ कोलकाता के एक लोकल तृणमूल नेता मोहसिन अली पर अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म भरने के लिए पैसे लेने का आरोप लगा है। मोहसिन हर फॉर्म के लिए 100 से 200 रुपए चार्ज कर रहा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साउथ कोलकाता में तृणमूल के टेम्पररी कैंप में जाकर ये काम रुकवा दिया है। बंगाल में दीदी की पार्टी में एक तरफ बगावत हो रही है तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता भी मुश्किल में हैं। तोलाबाज कटमनी वाले नेताओं पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है। कूच बिहार के लोकल टीएमसी लीडर और पंचायत मेंबर के पति शाहिदुल के घर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। शाहिदुल मियां पर सरकारी आवास योजना में लोगों से घूस लेने का आरोप लगा है। लोगों का गुस्सा देखकर शाहिदुल मियां बेड के नीचे छिप गए और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शाहिदुल मियां को बाहर निकालकर हिरासत में लिया। साउथ कोलकाता में टीएमसी पार्षद अरिजीत दास ठाकुर को अरेस्ट कर लिया गया है। अरिजीत दास पर जबरन वसूली के आरोप थे। जब पुलिस उन्हें कोर्ट लेकर जा रही थी तो लोग भड़क उठे। अरिजीत दास ठाकुर पर अंडे फेंके गए, चोर चोर के नारे भी लगाए गए। पुलिस ने टीएमसी के पूर्व विधायक तिलक चक्रवर्ती को भी अरेस्ट कर लिया है। तिलक चक्रवर्ती पर लोगों को धमकी देने का आरोप है। सोना पप्पू केस में बिजनेसमैन कल्याण शुक्ला से ईडी ने पूछताछ की। कल्याण शुक्ला टीएमसी लीडर श्रेया पांडे के करीबी बताए जाते हैं। इनके फ्लैट पर पहले ईडी ने रेड की थी। साउथ 24 परगना में हुए बम धमाके की जांच तेज हुई है और एनआईए इसकी जांच के लिए शौकत मोल्ला के घर पहुंची, लेकिन घर पर ताला लटका हुआ मिला और इसके बाद एनआईए की टीम ने पास ही बने पार्टी ऑफिस में जाकर जांच की। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। विपक्षी गठबंधन इंडिया को बड़ा झटका देते हुए डीएमके ने 8 जून को दिल्ली में होने वाली गठबंधन की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। पार्टी ने साफ कहा है कि ये बैठक कांग्रेस की मौजूदगी में हो रही है और तमिलनाडु में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बाद उसके कार्यकर्ता कांग्रेस से बेहद नाराज हैं। कांग्रेस ने तमिलनाडु में लंबे समय से सहयोगी रही डीएमके का साथ छोड़ झटका दिया है। कांग्रेस ने राज्य में मुख्यमंत्री थलापति विजय की पार्टी टीवीके के साथ नया चुनावी और राजनीतिक गठबंधन कर लिया है और वे वहां सरकार का हिस्सा भी हैं। कांग्रेस के इस अप्रत्याशित कदम को डीएमके ने अपनी पीठ में छुरा घोंपने जैसा माना है, जिसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। कर्नाटक में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने विभागों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने खुद वित्त और इंटेलिजेंस जैसे अहम विभाग रखे हैं, जबकि डिप्टी सीएम जी परमेश्वर को राजस्व विभाग सौंपा गया है। कैबिनेट आवंटन में सबसे अहम पद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को मिला है। उन्हें राज्य का नया गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही खड़गे आईटी, बीटी और ई गवर्नेंस विभाग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धरामैया को शहरी विकास मंत्रालय सौंपा गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए 12 विधायकों के नामों का ऐलान कर दिया है। ये सभी विधायक आज कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि अश्विनी राय सरकार, अशोक सिंघल, बिमल बोरा, विश्वजीत देमारी, जयंत मल्ला बरुआ, कौशिक राय, केशव महंत, कृष्णेंदु पॉल, नीलिमा देवी, पीयूष हजारिका, रणोज पेगू और सुशांता बोरगोहेन आज दोपहर करीब 1 बजे शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री पद की शपथ लेंगे। मुंबई के वडाला से एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसने बीएमसी प्रशासन और ठेकेदारों की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वडाला में चल रहे नाला सफाई के काम में बड़े पैमाने पर बाल मजदूरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
स्कूल जाने की उम्र में ये बच्चे बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के ही जहरीली गैसों और खतरनाक कचरे से भरे नालों में उतरकर गाद साफ करने को मजबूर हैं। नाला सफाई कर रहे इन बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को T20 टीम का कप्तान बना दिया गया है। BCCI सूत्रों के मुताबिक सूर्य कुमार यादव के खराब प्रदर्शन के चलते उनको कप्तानी से हटाया गया है। वहीं श्रेयस अय्यर के कप्तान बनने के साथ भारतीय T20 टीम में नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है। सबकी नजर अब इस बात पर रहेगी कि उनके नेतृत्व में टीम में कौन कौन से खिलाड़ी रहेंगे। माना ये जा रहा है कि टीम में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।